कल हमने क्या देखा था? एनकैप्सुलेशन वाला पार्ट देखा था और हाँ एब्स्ट्रैक्शन सर, का। उसी में डाउट हाँ, हो। एब्स्ट्रैक्शन का तो क्लियर था, राइट? हाँ हाँ सर। एनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है? देखो अभी हम क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, ओके। और हर एक क्लास का मोटिव क्या होता है? वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो अभी अकाउंट क्या है हमारा? बैंक बैंक के अकाउंट का एक एंटिटी है, ओके। तो हर एक यूजर, मतलब ये तो नॉर्मल वाला क्लास हो गया। रियल वर्ल्ड में ये बड़े बड़े मतलब इसमें सब कुछ, सब प्रॉपर्टीज होती है अकाउंट रिलेटेड। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई अकाउंट है और हर एक यूजर आएगा, यूजर का भी एक अलग क्लास रहेगा, ओके। तो यूजर का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा अकाउंट का क्लास बनेगा, ओके। तो क्या होता है, ये अकाउंट का क्लास में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट? आपका अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, आपका आधार पैन कार्ड नंबर, जो मोबाइल पे ओटीपी जाता है वो मोबाइल नंबर, तो ऑल इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और इसमें कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे और एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक डिपॉजिट करके था ना, ऐड मनी करके। ऐसी अलग अलग मेथड्स होती हैं जहाँ पे आपके अकाउंट से पैसे ऐड होंगे, रिड्यूस होंगे, ओके। तो जो भी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें होती हैं वो हम डायरेक्टली पब्लिक करके नहीं लिख सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं प्राइवेट नहीं लिखता हूँ उसको, तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक टाइप होता है। मतलब बाहर के अकाउंट, हम यहाँ पे अगर अकाउंट क्रिएट कर देते हैं तो वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाता है। जैसे मैं अभी ऐसे करता हूँ तो ए डॉट अकाउंट बैलेंस को मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, राइट? तो ऐसे एडिट अलाउड नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए इसको क्या करते हैं, प्राइवेट लिखते हैं इसके आगे। प्राइवेट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो करली ब्रेसेस होते हैं जिसके अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स रहते हैं, और सपोज मैं इसको भी प्राइवेट कर देता हूँ, ओके। तो इसके इसके अंदर ये उसका स्कोप होता है, उसके बाहर इनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी मैं अगर लिखूंगा A1 डॉट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं आएगा, ओके। जैसे मैं अभी डायरेक्टली भी लिखता हूँ, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा क्योंकि इसका एक्सेस नहीं है बाहर के एंटिटी को, ओके। तो क्या हो जाता है, एक एक टाइप से इसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, ओके। जैसे अगर हम घर में आ जाते हैं तो घर में हमें बाहर के एंटिटी से एक एक छोटा सा प्रोटेक्शन होता है, राइट? घर पे आप लॉक करके रखते हैं, फिर घर में हम कुछ भी करें तो बाहर लोगों को कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट लिखते हैं। और फिर क्या होता है, अभी हमें तो बैलेंस चेंज करना है, राइट? ऐसे नहीं कि हमने प्रोटेक्ट कर दिया बट इसको चेंज ही नहीं करना है। फिर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट मेथड्स लिखते हैं। सर अगर दिखाना है यूजर को हमारा बैलेंस क्या है, तो हम गेट मेथड लिखते हैं। फिर ये क्या होता है, हमारा बाहर के लोगों को जो बैलेंस है वो रिटर्न करता है। रिटर्न जो भी आपका बैलेंस रहेगा, ओके। और जब आपको अकाउंट में कुछ ऐड करना है तो ये सेट अकाउंट मेथड होती है, ओके। तो आप बोलोगे वैसे भी हम कर ही पा रहे हैं ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो क्या होता है, ये मेथड्स जब लिखते हैं तब इसके अंदर हम अलग अलग लॉजिक लिख सकते हैं कि बैलेंस सपोज ये है, इफ अकाउंट इज ग्रेटर देन 0 चाहिए, ओके। अभी मैं डायरेक्टली इफ ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन और करली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं इसको। तो एक इफ मैंने ऐसे लगा दिया कि अकाउंट हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, ओके। तो मतलब अगर कोई यूजर जाके इसमें माइनस में अमाउंट डालता है तो वो एक हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐसे टाइप में जो भी यूजर, मतलब यहाँ पे अगर यूजर का भी कुछ रोल हो तो हम यहाँ पे यूजर भी एक्सेप्ट करते हैं, और उसका भी कुछ ऑथेंटिसिटी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे यूजर इज वैलिड, ओके। ऐसे अलग अलग लॉजिक हम यहाँ पे लगा सकते हैं बिफोर अपडेटिंग अवर अकाउंट। तो
डायरेक्टली अगर बाहर अगर कोई करता है तो वो डायरेक्टली कर देगा ना, उसको कुछ परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। बट यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगा के उस डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। बिफोर डिस्प्लेइंग आल्सो वी कैन चेक which user is requesting for that one। तो ये मेथड कॉल करनी होती है। तो क्या होता है, लॉग्स में भी हम यहाँ पे लॉग डाल सकते हैं कि ये यूजर ने ये वाला बैलेंस रिक्वेस्ट किया था। ओके, तो एवरी टाइम कोई भी आता है तो हमें लॉग भी पता चलता है कि किसने एडिट किया, किसने ये किया। अब यहाँ पे सब कुछ हम प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मली अगर बाहर कोई करता है तो वो नहीं वो ऐसे नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कुछ भी एडिट कर देगा, राइट। तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है कि यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारा डेटा इंश्योर होता है। तो उसके उसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। फिर अपना जो डेटा डेटा मतलब वेरिएबल्स एंड जो मेथड्स होती हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन होते होंगे, उनको डायरेक्टली हम बाहर से कॉल नहीं करते हैं, वो इंटरनली कॉल होते हैं। और फिर उनको इसलिए इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि रिस्ट्रिक्ट द विजिबिलिटी ऑफ इंटरनल वेरिएबल एंड फंक्शनिंग। ओके, बाहर लोगों को बस इतना ही पता होता है कि मैंने अकाउंट नंबर में अगर बैलेंस किसी का रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिलता है। अगर मैं वैलिड यूज़र हूँ, अगर मैं इनवैलिड यूज़र हूँ तो बैलेंस नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं कोई अकाउंट में बैलेंस डाल रहा हूँ, बैलेंस अगर वैलिड है, ओके, पॉजिटिव नंबर है, और यूज़र भी वैलिड यूज़र है जो अपडेट कर सकता है, तभी ये ऐड होगा। ओके, तो ऐसे टाइप में प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे वेरिएबल्स और इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, अभी समझ में आया क्या कि और इसमें और कुछ डाउट है फिर? नो सर, नो सर। प्राइवेट प्राइवेट हटा के करूंगा सर तो ऊपर से ही रहेगा ना मेन उसका। हाँ, इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो ये क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, फिर इसको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। जैसे मैंने देखा है ना, A1 डॉट अकाउंट बैलेंस, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आना स्टार्ट हो गए, राइट। तो मैं इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसके बाद एक बार प्रिंट करता हूँ, ओके, गेट अकाउंट बैलेंस, दो बार अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं हम, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फर्स्ट टाइम किसी ने ये वाला अपडेट किया, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने मेथड से ये वाला अपडेट किया। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखना बैलेंस दो बार कॉल हुआ है। एक बार यहाँ पे चेंज हो गया, डायरेक्टली किसी ने चेंज किया। सेकेंड टाइम ये वाला चेंज हुआ है। सेट अकाउंट बैलेंस 73 क्यों आया? ओके, कुछ इश्यू हुआ होगा। अच्छा अच्छा, क्या होता है, ये अगर इंटीजर का नंबर हमें पता है, इंटीजर कुछ फिक्स। अभी देखो मैंने इतना बड़ा नंबर पास किया है, राइट। अभी ये इसमें क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर की रेंज खूब बहुत छोटी है। ओके, अगर मैं कुछ बड़ा नंबर पास कर देता हूँ ना, तो वो क्या करता है फिर इसको, ओके, इंटीजर आउट ऑफ रेंज करके ये इसको दे देता है। और फिर क्या होता है, उसकी वैल्यू सही से प्रिंट नहीं होती, कुछ भी अलग सा आ जाता है। तो इसके लिए हमेशा क्या करना होता है, जो करस्पॉन्डिंग हमारा डेटा होता है तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि वो डेटा वैलिड रेंज में है या नहीं है। तो जब रियल टाइम प्रोग्रामिंग होती है तब हमें वो सब डेटाबेस डेटा चेक करना होता है कि वो सही रेंज में है या नहीं है। अगर थोड़ा भी हमारा वेरिएबल लेना गलत हो गया तो
देखो यहाँ पे आउट ऑफ रेंज बोल रहा है, बहुत बड़ा वाला नंबर है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ओके यहाँ पे भी हमने बैलेंस को इंटीजर कर दिया, यहाँ पे इंटीजर नहीं किया, इसको डबल नहीं किया। फिर भी ये नहीं ले रहा। Cannot convert double to integer, line number 43, line number 9। ओके यहाँ पे रिटर्न हमने इंटीजर कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी तो ये भी होता है अगर हम कोई भी चीज एक बार चेंज कर रहे हैं तो डबल का ऐसे क्या होता है ना, ज्यादा करके वो ऐसे फॉर्मेट में दिखाता है e⁻⁹ करके, तो वो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमें चेंज करना है। तो मैं थोड़ा छोटा नंबर लिखता हूँ तो ये आ जाएगा। ओके तो ये प्रोग्रामिंग का है, हमें ज़्यादा इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं रहती कि क्या हो रहा है। जस्ट हमें ये इंश्योर करना है कि डेटा जब हम भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो डेटा कितना बड़ा हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट में हमें लेना होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग टू हमें वेरिएबल असाइन करने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होता है। तो आप बोल सकते हो कि लाइक पहले से ही सबसे बड़ा वाला वेरिएबल यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है फिर मेमोरी वेस्टेज जाती है, राइट। अगर हम डबल और बड़ा वाला डेटा सेट लेते हैं तो एवरी टाइम हम बैलेंस लगाते हैं कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज जाती है फिर हमारी। ठीक है। हाँ सर। तो नेक्स्ट एक देखना था हमें, सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्लास नहीं बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इंटरफेस, यहाँ पे देखो एक इंटरफेस दिया हुआ है, वो इंटरफेस बनाते हैं। ओके तो एक इंटरफेस, सपोज मैंने कार का एक इंटरफेस लिया और मैंने इसको फिनिश किया। ओके तो मुझे लगता है कि ये कार ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको मैं कार कार इंटरफेस करके करता हूँ। और यहाँ पे देखो हमारा फाइल नेम जो है कार ही है, और हमारा जो क्लास और इंटरफेस होता है उसका नाम अलग है, राइट। तो उसको सेम करने के लिए यहाँ पे उनका शॉर्टकट दिया हुआ है, रीनेम फाइल टू कार इंटरफेस। तो फाइल का नेम चेंज हो गया। ओके तो अभी क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल क्लास होता है, जैसे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास और कुछ क्लास नेम, और सेम वे हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं, ओके तो ऐसे ऐसे हम क्लास अलग अलग क्लास लिख देते हैं। ओके तो वैसे ही ये इंटरफेस होता है। तो इसका जैसे क्लास में क्या होता है कि हम पूरा मेथड वो सब उसका लिखते हैं, राइट। मेथड की बॉडी हमारे पास, सब मेथड की बॉडी होती है। और एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास वन और मोर मेथड्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब उसमें बॉडी नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन, ओके तो इंटरफेस में हमने ये देखा, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन में हमने ये देखा था। बट इंटरफेस में क्या होता है, जितने भी हमारे पास ये रहेंगी मेथड्स रहेंगी, पब्लिक सपोज नंबर ऑफ, ओके सब मेथड हमें बाय डिफॉल्ट ये रखनी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रखनी होती है। ओके उनके इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखना होता है। तो यहाँ पे हम जितने भी मेथड्स क्रिएट करेंगे
पब्लिक इंटीजर स्पीड ऑफ कार। तो एब्स्ट्रैक्शन में कैसे था, हमारा मोर देन वन एलिमेंट एब्स्ट्रैक्ट था और हम यहाँ पे नॉर्मल वाले मेथड्स भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑल मेथड आपकी एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी। ओके, नॉर्मल मेथड आपके यहाँ पे नहीं रहेंगे इंटरफेस में। तो ये डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट में और इंटरफेस में। ओके, और फिर ये इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्यों यूज करते हैं, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट, बट एब्स्ट्रैक्ट का मेन इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे हम क्लास में एक्सटेंड करते हैं, राइट, एक्सटेंड, सपोज मैं ये वाला क्लास करता हूँ तो मैं एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं एक से ज्यादा क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमने इनहेरिटेंस जो देखा था उसमें था कि हम अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं, राइट, सो सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं था। जैसे क्लास सी एक्सटेंड क्लास ए एंड क्लास बी, दो दो क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, वो जावा में इशू है। ओके, जावा वो सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो हमारे पास बाकी के जो इनहेरिटेंस है, जैसे एक क्लास को बहुत सारे लोग इनहेरिट कर सकते हैं। हमें अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है जावा में ये वाला, ओके, तो उसके लिए हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और एक इंटरफेस लिख सकता हूँ और यहाँ पे कार वन डॉट इंटरफेस मैंने किया, इसका नाम थोड़ा अलग है, राइट। तो इसको यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करते हैं, राइट, तो वैसे ही इंटरफेस को ये करने के लिए हमें लिखना पड़ता है इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट, जस्ट अ सेकेंड। इंटरफेस, ओके, इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ता है, ई है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है ओके, इम्प्लीमेंट्स हम यहाँ पे फिर मल्टीपल मेथड्स दे सकते हैं विथ कॉमा। ओके, अभी सेम वे जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का था, इनहेरिटेड जो भी मेथड्स थी उनको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे उनके उनका इम्प्लीमेंटेशन लिखना होता है, राइट। फिर अगर मेरे पास मेथड आ जाती है तो इसको हमें कंप्लीट करना होता है। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। इसके अंदर कुछ लिखना है नहीं लिखना है वो डिपेंड करता है, हम लिख नहीं सकते, नहीं लिखा तो भी चलता है। मैं कुछ डमी वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही है। तो ऐसे ये ऐसे टाइप में इंटरफेस लिखते हैं और हम मल्टीपल इंटरफेस एक साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें कुछ अलग मेथड, जैसे मैं इसको अलग मेथड लिख देता हूँ कि वाइड सन रूफ इज सनरूफ लिखता हूँ बस, मतलब ऐसे कुछ अलग मेथड है।
जैसे ये कार सनरूफ प्रोवाइड करती है या नहीं करती है, तो इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है फिर। एक void तो जितने भी इंटरफेस हम एक्सटेंड करेंगे उतने सब इंटरफेस की जो मेथड्स रहेंगी हमें उनकी बॉडी यहाँ पे लिखना कंपलसरी हो जाता है जब आपका क्लास फुल फ्लेज नॉर्मल वाला क्लास हो। ओके, और अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कुछ हो तो भी वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके एक क्लास कितने अलग अलग क्लासेस की अ, ये कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है, एक ही क्लास का वो एक्सटेंड कर सकता है। ओके, नॉर्मल क्लास हो या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, राइट राइट। तो फिर एब्स्ट्रैक्ट और नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करना होता है, फिर जो इंटरफेसेस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, तो हम मोर देन वन इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे हमने 2 इंटरफेस इम्प्लीमेंट किए। तो एज पर इनहेरिटेंस हमने जो देखा था वहाँ पे हमने दो क्लासेस को एक साथ इम्प्लीमेंट किया इसमें, एक एक क्लास में। ओके, मतलब यहाँ पे जो ये सी ए जो एस ए जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एंड ये दो इंटरफेसेस का। ओके, तो ये इंटरफेस का एक एक रिलेटेड टू मेथड हो गया, और सेकंड रिलेटेड टू, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। पब्लिक इंटीजर मैंने ए अगर डिक्लेयर कर दिया है तो क्या होता है यहाँ पे ए का देखो, ए का थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है। देखिए, अगर मैं नॉर्मल क्लास में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर ए, ओके, तो ऐसे वो ऐसे फॉन्ट में दिखता है, मतलब एज इक्लिप्स इक्लिप्स ये करता है। और यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो ए जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक होता है और फाइनल होता है। तो जो दो हम कंसेप्ट हमने देखे थे, स्टैटिक और फाइनल, तो ये विदाउट अगर हम लिखते हैं तो भी ये क्लास सॉरी ये वेरिएबल जो है वो स्टैटिक और फाइनल होता ही है। हम अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी ये वो जावा उसको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो इंटरफेस के अंदर है। फिर अगर हम लिख देते हैं तो थोड़ा हमें रीडेबिलिटी के लिए इजी जाता है। तो फाइनल का क्या था हमारा, उसको हमें एक बार ही लिखना होता है, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 10 उसको असाइन कर दिया, उसके बाद मैं उसको वापस रीअसाइन नहीं कर सकता, 10 को 20 नहीं कर सकता। ओके, ये फाइनल का मीनिंग होता है। और स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है कि इसका जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है क्योंकि वो क्लास नहीं है, राइट। और हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट बस नॉर्मल जो क्लास होता है उनका ही ऑब्जेक्ट बनता है। इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होती है, राइट। फिर उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं रहेगा, जैसे एक कर देता हूँ, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा तो उसका जावा को पता नहीं चलेगा, राइट, उसका करना क्या है। इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और ये सेम मेथड हमें यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट करनी होगी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की है। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट थिंग कि हम ओनली क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट स्टैटिक जो है वो इसलिए यूज होता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने स्टैटिक केस में देखा था इसको। तो वेरिएबल के लिए क्या रूल है इंटरफेस के लिए कि वो पब्लिक होता है, स्टैटिक भी होता है, फाइनल भी होता है। ओके, तीनों भी होते हैं। और उसको जब उसको इनिशियलाइज करते हैं फर्स्ट टाइम, तब उसको वैल्यू देना कंपलसरी होता है। उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू उसको असाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो वो एरर देता है।
Okay, the blank final field may not have been initialized. Okay, initialize नहीं किया है ऐसे उसका blank final field may not be initialized. तो इंटरफेस में कोई भी वेरिएबल हम लेते हैं तो उसको तभी के तभी उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। ओके, फिर हम इस वाले ए को कभी भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे उसको यूज करना है मतलब डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं कार डॉट करंट। ये अच्छा यहाँ पे तो नहीं एक्सेस करने देगा, मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ तो ये क्या बोलेगा, कैन नॉट बी असाइन, मतलब इसको वापस से हम रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैं टेंस के साथ भी करता हूँ तो भी इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, इसको बस हम रीड कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे सेस आउट करूंगा, यहाँ पे बस उसको रीड करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेन मैंने क्लास कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो मुझे एक मेन लिखना पड़ेगा। और ये पब्लिक क्लास नहीं है शायद, यहाँ पे मैं इसको अगर हमें कॉल करना है एक नया वाला क्लास हमें लिखना पड़ेगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, सी ए कार का ऑब्जेक्ट था। ऐसे ऐसे इंटरफेस स्पीड ऑफ अ कार, नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्या होता है, ज्यादा करके जो मेन मेथड होती है वो हम पब्लिक क्लास में लिखते हैं। ओके, और हम ये सब कुछ एक ही क्लास में लिख रहे थे, इसलिए हम इस क्लास को पब्लिक नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक अलग से एक क्लास लिखा और उसमें हमारी पब्लिक मेथड थी, पब्लिक क्लास था और उसमें हमारा मेन था। तो मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया, एक एस ए जो क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअली। एक बार ट्राई करते हैं, पब्लिक स्टैटिक।
ए डॉट नंबर ऑफ टायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते थे। इसको कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली रन करता हूँ, तो हमारा 10 प्रिंट हो गया। यहाँ पे कुछ नंबर, ये थोड़ा आपको विथ प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि अगर कहाँ पे एरर आ रहा है तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कहाँ पे क्यों एरर आ रहा था। ओके, हमें कौन सा फाइल रन करना है, कार इंटरफेस। एक्चुअली वही है, हम इसमें मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, फिर भी हम इसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो वही रीजन था जो मैंने पहले बताया। हम जब मेन लिखते हैं राइट, तो मेन को एक्सेस करने के लिए उसका जो क्लास होता है वो पब्लिक होना चाहिए। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे रन करने जा रहा हूँ तो देखना यहाँ पे मुझे कार इंटरफेस जो हमारा फाइल है कार इंटरफेस, वो उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए ये वाला आपका क्लास पब्लिक होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं अगर पब्लिक लिखता हूँ तो पब्लिक मस्ट बी डिफाइन इन ओन ओन फाइल। मतलब यहाँ पे अपना फाइल नेम तो विथ कार वाला था राइट, ये इंटरफेस का था। तो मुझे एक तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले कार इंटरफेस अपना ये था ना, इसको मुझे रीनेम करके ये से करना पड़ेगा। कुछ अलग नाम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यस यस इंटरफेस। और मैं इसको फाइल नेम भी यहाँ से अगर चेंज होता है तो देखते हैं। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे पब्लिक था। ओके, कहाँ पे डिफाइन है ऑलरेडी। अच्छा, ये सही इंटरफेस, इसका नाम चेंज हो रहा है। हमने ये पब्लिक लिखा हुआ था ना, इसके वजह से इसका नाम चेंज हो रहा था। ओके, अभी सही है। अभी देखो ये फाइल डायरेक्टली यहाँ से रन हो जाएगी। ये ऐसे इंटरफेस आ रहा है क्या? एक
ये कुछ ना कुछ तो भी एक इश्यू आ रहा है यहाँ पे। ये रन, अच्छा मेन क्लास को हमने ओके, जो मेन क्लास था उसको हमने ये किया था। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं, जो हमारा मेन वाला जो क्लास होता है वो पब्लिक होना चाहिए। उसके अंदर अपना मेन वाला मेथड होनी चाहिए, राइट। और अगर ये पब्लिक है, ये मेन वाला जो क्लास था, और फाइल नेम सेम होना चाहिए, तो फिर आप बाकी की चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो, उसके आगे पब्लिक नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पे भी पब्लिक नहीं। अगर आपको ये फाइल मोस्टली जो रियल वर्ल्ड में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जो कुछ नया क्लास होता है, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, ये इंटरफेसेस हो गए, वो नए उसके सेपरेट फाइल में ही लिखते हैं। तो वो क्या होता है, मेंटेनेंस में भी इजी जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी जाता है। ओके, तो अभी के लिए आज मुझे थोड़ा जल्दी साइन ऑफ करना था। तो इसमें कुछ डाउट है क्या? इसमें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था, उसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स जिसका बॉडी और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हैं। ओके, तो सेम वे क्या होता है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस में ऑल मेथड्स आपकी एब्स्ट्रैक्ट रहेगी, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, और लिख देते हो तो मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाता है। और इसमें इंटरफेस में जो बोला कि ऑल मेथड एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ओके, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। और उनकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे असाइन हो जानी चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो वो एरर देता है। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये कंपलसरी है, और फंक्शनल के लिए, फंक्शन के लिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। ओके, और उसकी बॉडी नहीं रहेगी। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो हम मोर देन वन इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी इंटरफेस आता है तो उसको इम्प्लीमेंट बोलना है। और नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब आता है, जब उसको इनहेरिट करना होता है, तब उसको एक्सटेंड बोलते हैं। तो एक्सटेंड में एक ही क्लास अलाउड होता है, यहाँ पे आप मोर देन वन नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिफरेंस है। और जब आप इम्प्लीमेंट करते हो कोई भी इंटरफेस और एक्सटेंड करते हो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उस क्लास की जो एब्स्ट्रैक्ट वाली मेथड्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ओके, मेथड डी, ये दो तीन मेथड्स, सब मेथड का हमें इम्प्लीमेंटेशन देना होता है अपने जो भी चाइल्ड क्लास होता है उसको ये सब का इम्प्लीमेंटेशन देना कंपलसरी है। अगर वो नहीं देता है, एटलीस्ट ब्लैंक इम्प्लीमेंटेशन तो भी देना है। ओके, अगर नहीं देते हो तो ये क्लास भी आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इतना समझ में आया, राइट, आपको अभी? हेलो सर। यस, बाकी सब समझ में आया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट का थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हाँ, है। देखो, जैसे हम नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करते हैं, राइट, ये एक्सटेंड तो पता चल गया था ना, राइट। आपको जब कोई पेरेंट है उसका अब अगर आपको क्लास चाइल्ड बनाना है, राइट, तो ये ऐसे वन इंटरफेस अपना इस क्लास का चाइल्ड है, ये पेरेंट हो गया, राइट। तो जो नॉर्मल क्लास होता है तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। अभी तक हमने जो इनहेरिटेंस में देखा था, कहाँ गया पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन में, तो हाँ, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो नहीं किया था इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम। ओके, देखो यहाँ पे हमने जो सर्जन वाला क्लास डॉक्टर से एक्सटेंड किया था, राइट, तो ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपका चाइल्ड हो गया। ओके, तो सेम वे क्या होता है, ये इसको मैं अगर नीचे रख देता हूँ,
ओके, तो अगर आप ये निकाल देते हो राइट, अभी इंटरफेस का कंसेप्ट निकाल देते हो, तो आपने क्या किया, इस वाले क्लास को अपने चाइल्ड बनाया किसका, SAA का। ओके, तो ये इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट रहे या नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्लास है, यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो उसको एक्सटेंड करना है। तो ये क्लास SAA का ये चाइल्ड बन गया, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ओके, तो सेम वे जो हमने इंटरफेस डिफाइन किया था, उसको अगर हमें उसको पेरेंट ट्रीट करके उसके चाइल्ड बनाना है, इसको ये एज ए इसका चाइल्ड होता है, तो उसको एक्सटेंड नहीं लिखते हैं। ओके, इंटरफेस के लिए अलग कीवर्ड होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स। ओके, और जितने भी इंटरफेस आप लिख सकते हो, अगर आपके पास एक है तो एक ही लिखो, अगर मोर देन वन है तो मोर देन वन आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे हमने क्लास को एक्सटेंड किया था, वैसे ही इंटरफेस को करना है तो इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, इतना ही डिफरेंस है। और वो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो क्लास था, जो मेथड थी, उसको हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखना होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना होता है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ये वाला ब्लॉक। ओके, उसके अंदर आप कुछ लिखो या ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वैसे वैसे ही इंटरफेस के भी जो मेथड होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। ओके, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। आप चाह कर भी यहाँ पे किसी का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते, वो एरर देगा। ओके, ऐसे एरर आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ओके, फिर उसको एज एज हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसकी जितने भी मेथड्स होंगी वो मेथड्स हमें यहाँ पे लिखनी है। ओके, यहाँ पे ये वाला लेसन रूफ द स्पीड ऑफ द कार। ओके, और कुछ डाउट है कि फिर? नहीं सर। ओके, ये एक बार आप ये प्रोग्राम ट्राई करो, वन बाय वन लिख के पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखना, उसको एक्सटेंड करना, और फिर उसके बाद एक एक इंटरफेस करके उसको इम्प्लीमेंट करके आप जस्ट देखो कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है और कैसे कर सकते हो। ओके, मैं आपको ये दे देता हूँ, जरूरत तो नहीं है ऐसे अभी। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे हम उसको क्लोज कर देते हैं। अगर पॉसिबल है तो एक बार अगर मैं